नेपोलियन की मौत, सनसनीखेज खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि 1799 में 1799 में कौन आया? नेपोलियन आया रे आया, नेपोलियन आया भाई। और 1804 में उसने क्या बनाया? नेपोलियन कोड। याद करो, ये क्वेश्चन आने वाला है। फिर हम देखते हैं 1799 से लेके 1815 तक नेपोलियन का राज चला। और याद करो क्या कहा था इसने? कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि सब खुश हैं हमसे, बिल्कुल सुकून की जीवन। लेकिन क्या था, कुछ नेगेटिव बातें भी थी। पिछली क्लास में हमने उस चीज़ों को पढ़ा है। आज हम देखेंगे मरा कैसे, मौत कैसे हुई, कैसे किसने किया इसका कत्ल, खून कैसे हुआ इसका। तो शुरू करते हैं। 1850 में नेपोलियन भाई साहब को एक फितूर था। पिछली क्लास में हमने देखा था क्या था? फितूर, कीड़ा, हिंदी में कहते हैं कीड़ा। और वो कीड़ा क्या था? राजा बनना है। तो राजा किसका बनना है? फ्रांस का तो बन गया, लेकिन अब किसका बनूंगा? यूरोप का। यूरोप का बनने के बाद किसका बनूंगा? पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का किंग बनूंगा। और किंग बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लड़ाई। अहिंसा थोड़ी कर देंगे कि जा जाके राज्य के सामने बैठ जाएंगे, ये लो भाई धरना दे रहा हूँ, जब तक राजा नहीं बनाओगे तब तक हटूंगा नहीं। ऐसा सिस्टम तब नहीं चलता था। तब तक सामने वाला राजा गोली मार देगा, जब तक नहीं धरना। लेकिन अब क्या हुआ? 1815 में क्या किया नेपोलियन ने? रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पर्सिया, इन सबको वो चाहता था कि भाई एक एक करके इन देशों पे जीत हासिल कर लूँ। तो एक एक करके इनसे लड़ना चालू कर दिया, अपनी आर्मी बढ़ा बढ़ा के। और याद करो, आर्मी में फोर्सफुली एडमिशन होता था, ज़बरदस्ती घर से उठवा लेते थे। उठवा लूँगा भाई, लड़का अगर 6 फुट का दिख गया और अच्छा खासा हेल्थ वाला है तो उठवा लूँगा, मेरे को नहीं उठवा सकता। अब उसके बाद में रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पर्सिया, इन चारों को भाई उसने क्या किया? इन चारों से लड़ाई की। इन्होंने कहा भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसीलिए हम कैसे काम करेंगे? टीम के रूप में। तो इन्होंने क्या करा? टीम फॉर्म करी। और टीम फॉर्म कौन सी करी? ये रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पर्सिया, ये चारों के चारों एक तरफ हो गए और हमारे नेपोलियन भाई साहब एक तरफ। तो इनके बीच में क्या होगा? महायुद्ध, महाभारत। और महाभारत होगी और महाभारत हुई। और कहाँ पर हुई? बैटल ऑफ वाटरलू। इसी को हम कहते हैं वाटरलू की लड़ाई या वाटरलू का युद्ध। ये कहाँ हुआ था? ये एक जगह थी जिसका नाम था वाटरलू। पानी को लगे लू इन वाटरलू। यहाँ पर क्या हुआ? चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन से लड़ाई की। और क्या हुआ? नेपोलियन जो है चारों देशों की शक्ति के आगे बहुत छोटा साबित हुआ और नेपोलियन हार गया। इन्होंने नेपोलियन को मार दिया। चारों देशों ने जो है नेपोलियन को मार दिया और मिलकर इनकी सेना ने नेपोलियन की सेना को हरा दिया। तो फ्रांस किसके कंट्रोल में आ गया? इन चारों देशों के अंदर। अब बात यह आती है, चारों देशों ने कहा फ्रांस तो बटेगा, केक कटा है तो सब में बटेगा। और ये केक बटेगा किसमें? चारों देश में। फ्रांस को डिवाइड करेंगे 4 स्टेट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन ने कहा मेरा पर्पस हमेशा से रहा है ट्रेड करना, तो मैं क्या करूँगा? ट्रेड करूँगा। तो मेरे को फ्रांस से कोई मतलब नहीं है, मेरा ट्रेड वाला हिसाब देखे रहना बस। तो मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया? ट्रीटी ऑफ वियना। ये 1815 में ही बनी ट्रीटी ऑफ वियना या वियना की संधि। इसमें क्या हुआ? इसमें इन्होंने जो फ्रांस था उसका डिवीज़न कर दिया कि भाई किस देश को, किस कंट्री को कितना कितना हिस्सा फ्रांस का मिलेगा। और ये हिस्सा कैसे दिया गया? चलिए देखते हैं। रसिया वॉज गिवन नॉर्थ इटली। रसिया ने कहा भाई मैं भी लड़ा था आपके सबके साथ, तो मेरा हिस्सा बताओ। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नॉर्थ इटली लेके जाओ। उत्तरी इटली का सारा राजपाट दे दिया रसिया को। रूस कहने लगा चलो, मैं संतुष्ट हुआ, तो कहा अब निकलो। दूसरे नंबर पे आया पर्सिया। पर्सिया ने कहा कि मेरे को क्या दोगे? तो पर्सिया को दिया गया पोलैंड। क्या दिया गया? पोलैंड। पोलैंड नाम की जगह पर्सिया को दे दी, लो भाई गिफ्ट। तीसरे पे आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं वैसे, ऑस्ट्रेलिया अब हम बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को दिया गया वेस्टर्न टेरिटरी कंट्रोल, कि भाई जितना भी पश्चिमी हिस्सा है ना जो नेपोलियन ने कब्जे में किया था, सारा का सारा तुम ले लो। वेस्टर्न टेरिटरी कंट्रोल सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया।
लेकिन इस संधि में कुछ और बातों का जिक्र था, वो हम देखते हैं। 39 स्टेट मेड बाय नेपोलियन वॉज केप्ट अनटच्ड। नेपोलियन ने क्या किया था, 39 स्टेट मतलब छोटे छोटे राज्य, 39 जो जिनकी संख्या थी वो बनाए थे, और उसमें जो है डेवलपमेंट एकदम हाई किया था, हाई डेवलपमेंट एरिया थे वो। और जिसको बोला गया, ट्रीटी ऑफ वियना में लिखा गया कि भाई नेपोलियन ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है, तो इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसको हाथ लगाना मतलब बाहुबली की तलवार को हाथ लगाना। और इसीलिए 39 स्टेट जो थे उनको अनटच रखा जाएगा। ये भी ट्रीटी ऑफ वियना में लिखा गया कि भाई 39 स्टेट में कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये नेपोलियन ने जैसे बनाए थे वैसे ही बने रहेंगे। लास्ट पॉइंट इस पे क्या आता है, बॉर्बन किंग। बॉर्बन किंग क्या था, चॉकलेट का नाम है? नहीं सर, राजा की डायनेस्टी है ये बॉर्बन किंग। लुइस 16 इसी के किंग उसमें से आता था। तो बॉर्बन किंग जो था, इन्होंने कहा कि नेपोलियन आया, डिक्टेटरशिप लाया, अब हमको क्या करना है, दोबारा से किंग वाला सिस्टम चालू करना है। तो इन्होंने क्या किया, बॉर्बन किंग वॉज इस्टेब्लिश्ड। बॉर्बन किंग को दोबारा से बिठा दिया, और बिठाने के बाद कहा आज से तुम चलाओगे, लेकिन तुम किसके कंट्रोल में होगे, इन 4 देशों के कंट्रोल में। कहेंगे कि उठ तो उठेगा, कहेंगे बैठ तो बैठेगा। नाम राजा है किसका, नाम का। जैसे कि इंग्लैंड में याद करो क्वीन है ना, वो नाम की ही रानी है, उनका आज उनके पास कोई पावर ज़्यादा नहीं है। वैसे ही बॉर्बन किंग के पास भी पावर नहीं थी। एंड ही विल बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? 9th में हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम होता है कि राजा के ऊपर रहेगा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। राजा जो है संविधान से ऊपर नहीं है, राजा सिर्फ उसका एक पार्ट रहता है, लेकिन मोनार्की सिस्टम रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रहेगा। राजा की जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है राजा की पावर को कम करेगा। अब देखते हैं हमने शुरुआत कहाँ से करी। हमने शुरुआत करी 1799 से, उसके बाद में 1815 तक, फिर हम रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बात करी कि कैसे नेपोलियन हारा, और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था हमारा, ट्रीटी ऑफ वियना या वियना की संधि के बारे में बात किया कि किसको क्या मिला। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता होना चाहिए किसके परिप्रेक्ष्य में या किस चीज़ के टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म पे। क्या, पहले हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होते हैं रईस जो होते हैं ना, अल्टीमेट रईस, उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेस। एरिस्टोक्रेस मतलब राजा का लड़का या लैंडलॉर्ड का लड़का, ये कहलाते हैं एरिस्टोक्रेट्स। और एरिस्टोक्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मान लिया जाए आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेट्स, या रईस किसको कहोगे आप, तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा। एरिस्टोक्रेसी, दे आर लार्ज लैंड ऑनर्स। क्या होते थे? लार्ज लैंड ऑनर्स, अ पर्सन हु होल्ड्स द प्रॉपर्टी, या जिसके पास क्या है, जमींदारी सिस्टम में बहुत जमींदार, बड़ी खेतों का वो जमींदार है। तो अ पर्सन दैट हैव लार्ज लैंड ऑर्निंग हु केम, जो कि कहाँ से आता है, फ्रॉम रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रईस खानदान से आता है। एंड दे आर गिवन, और जिनको मिलता है क्या, क्या मिलता था, प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ। प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ मतलब जन्म से ही अधिकारों की प्राप्ति थी जिनको, उन्हीं को कहते थे अरिस्टोक्रेट्स या रईस लोग। अगला आता है लिबरल्स। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सुंदर शब्द लिबरल्स। लिबरल्स कौन होते हैं? राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, सेकुलर वाले, ये लोग कौन है? ये दे आर द पर्सन, वो क्या है, लोग हैं, हु हैव, जिनके आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, जिनके क्या प्रिय है, राष्ट्रीय एकता। क्या बोल रहे हो सर, ऐसा भी होता है? नहीं भाई, ओरिजिनल डेफिनेशन यही है। नेशनल यूनिटी सोचते हैं जो, देशभक्ति जिनके कूट कूट के भरी रहती है, ये नहीं कि खाएं यहाँ और बजाएं कहीं और। एंड हु वांट डेमोक्रेसी, जिनको क्या चाहिए होता है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र चाहिए भाई इनको। एंड
राइट ऑफ इक्वालिटी, जो लोगों को क्या देखे, बराबर देखें सर। लिबरल्स या उदारवादी लोग, उदारवादी लोग कौन होते हैं? दे आर द पर्सन हु हैव, ये वो लोग हैं हु हैव आइडियाज़, जिनके आइडियाज़ क्या हैं, जिनकी सोच ये है कि वो अपने देश की क्या रखें, नेशनल यूनिटी या देश एकता और अखंडता बनाए रखें। एंड हु वांट डेमोक्रेसी, जिनको क्या चाहिए होती है, आज़ादी चाहिए होती है, आज़ादी इन द सेंस फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए होती है। एंड राइट ऑफ इक्वालिटी, ये चाहते हैं कि हमारे देश में क्या मिले, समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाए। तो लिबरल्स का मेन मतलब क्या हुआ, उदारवादी। और उदारवादी वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और साथ ही साथ में हमें क्या मिले, फ्रीडम मिले और समानता का अधिकार मिले। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोग क्या हैं, इनकी पुरानी सोच चलती रहती है सर। रूढ़िवादी वे लोग हैं जो राजा को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी क्लास से आते हैं जिस क्लास से राजा आता है। ये रईस लोग हैं जो राजा को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि राजतंत्र बना रहे और राजतंत्र कभी हटे ना। तो ये हैं कंजर्वेटिव लोग या कंजर्वेशन। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा है दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो क्या बता रहे हैं कि कल्चर, ट्रेडिशन या उनका जो पुराना संस्कृति है वही आगे बढ़ेगी और उसी हिसाब से चलेगा देश। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मोनार्की को। तो कंजर्वेटिव का सिंपल मतलब ये हुआ कि ये वो रूढ़िवादी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मोनार्की को या राजतंत्र को रखना चाहते हैं और इनको डेमोक्रेसी से मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आ जाएगा तो इनकी जो सत्ता है, इनकी सत्ता की चाबी है, वो इनके हाथ से छिन जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स की जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या डिटेल्ड क्वेश्चन में भी इसके ऊपर आ सकता है। तो पिछली बातें जो हमने सीखी उसको और इसको मिला के हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम क्या, ये क्या था। 1832 में जॉल्वरिन नाम से एक टैक्स आया। जॉल्वरिन क्या था? एक नीति थी या रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, रिफॉर्म आया। और ये रिफॉर्म क्या लाया, इसमें कहा गया कि पहले जो ट्रेड होता था उसमें टैक्स लगता था। अब क्या करा जाएगा, टैक्स को या तो रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम करोगे, या तो टैक्स को ख़त्म कर देंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने नहीं दिया जाएगा सामान। ये किसने चालू किया था? ये जब दोबारा बन के आए थे ना बॉर्बन किंग, तब इसने चालू कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब आंदोलन इसके खिलाफ होने लगा तो 1832 में दोबारा से जॉल्वरिन आ गया। याद करो, नेपोलियन ने यह अधिकार दिया था कि टैक्स को कम कर दूंगा, इंटरनल ट्रेड कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये इन्होंने छीन ली थी और दोबारा से इन्होंने 1832 में चालू करी। तो देखते हैं, जॉल्वरिन जो कि एक रिफॉर्म थी वो इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज इंट्रोड्यूस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वॉज एबॉलिश्ड। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, इसको ला के टैक्स ट्रेड करने पे हटाओ या कम करो, ये लोगों की मांग है और लोगों की मांग जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है जॉल्वरिन लेके आई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम चल रहा था ना, उन्हीं ने वही लोग लेके आए। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था कि नेपोलियन जब था तब हमको ये दिया था इन्होंने राइट, आज आपने राइट छीन लिया, लेकिन हम दोबारा आंदोलन इस चीज़ के लिए करेंगे और इनको ये मिल गई, डिमांड इनकी पूरी हो गई। अगला पॉइंट क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक गुस्पी मजीनी नाम से व्यक्ति थे। ये मजीनी कौन थे? ये एक तरह से आप मान सकते हो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लोगों में इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। इटली के रेवोल्यूशनरी थे या क्रांतिकारी थे जो इटली की भलाई के बारे में सोचते थे कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इटली का भला हो। और इटली का भला कैसे होगा? इटली को एक करके। कैसे? इटली को एक करके। क्या सर, पीछे हमने पढ़ा था ना ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें देखा था नॉर्थ इटली, साउथ इटली। ये क्या है भाई? आधी इटली यहाँ, आधी इटली वहाँ। ये डिवीज़न क्या है? ये मजीनी ने कहा। मजीनी ने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, इटली जो है यूनाइट चाहिए। इटली को मैं एक मान के चलूँगा और एक करने की कोशिश करूँगा। और इस कोशिश के लिए उसने 2 संगठन बनाए।
या 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। देखते हैं गुसेपी मजीनी हु वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी, जो क्या था, क्रांतिकारी था इटली का। वॉन्ट्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो चाहता था कि इटली यूनिफाई हो जाए या इटली का एकीकरण हो जाए। क्या हो जाए? इटली का एकीकरण। और फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैकोबिन क्लब था ना, वैसे ही सीक्रेट सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन 2 बनाए, जिसमें से एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का था यंग यूरोप। यंग इटली का मतलब इटली की भलाई की लड़ाई लड़ेगा या इटली के आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा, और यंग यूरोप मतलब यूरोप के लोगों को भी अपने साथ में लाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित करवाएंगे, मेंबरशिप उनको देंगे, जिससे कि क्या करना है, पूरे के पूरे यूरोप से जो मोनार्की सिस्टम है उसको उखाड़ के फेंकना है। वर्ड याद रखना था हमें पीछे, ओवरथ्रोन, सारा का सारा मोनार्की सिस्टम ओवरथ्रो करना है। मजीनी के आगे भी कुछ रिवोल्यूशनरी आएंगे जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और 3rd टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था नेपोलियन की मौत और उसके बाद क्या हुआ या उसके बाद का राजतंत्र, ये यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।